तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जामनेवा स्टडी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व का भूगोल। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग जीएस सूत्र का आरडब्ल्यूए का माइंड मैप पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व का भूगोल और वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ इसके बाद नेक्स्ट जो होगा हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी होगा। तो बस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सौर परिवार, ठीक है। विश्व का भूगोल में हम लोग पहले देखेंगे सौर परिवार, ठीक है। और आपको एकदम संक्षिप्त में पढ़ना है तो मैं लूसेंट भी पढ़ा रहा हूँ, अभी उसमें हिस्ट्री चल रहा है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सौर परिवार, पहले भूगोल देखते हैं, जियोग्राफी। ग्रीक शब्द का यह शब्द है जियो पर ग्रॉप्स मिलकर बना हुआ, जिसका अर्थ है पृथ्वी का अध्ययन करना। ग्रॉप से मिलकर बना हुआ जिसका अर्थ है पृथ्वी का अध्ययन करना। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एरिस्टोथेनीज ने भूगोल किया था। उन्हें भूगोल का पिता कहते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि भूगोल का पिता हिकेटियस को माना गया है। आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर बॉन हमबोल्ट को माना गया। आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? अलेक्जेंडर बॉन हमबोल्ट को। विश्व का मानचित्र का जो निर्माण करता थे उनका नाम है एनेक्सिमेंडर, नाम है एनेक्सिमेंडर। देखिए सौर परिवार की बात करें तो सौर परिवार में ब्रह्मांड की उत्पत्ति जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन खगोल शास्त्री टॉलमी ने किया था। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, उन्होंने कहा था टॉलमी ने, ठीक है, उस समय कहा था। महाबोध सिद्धांत जो हुआ, बिग बैंग थ्योरी, इस सिद्धांत की पुष्टि डॉपलर प्रभाव से की गई है। डॉपलर प्रभाव से की गई है। बेग सिद्धांत जो है जॉर्ज लैमेत्रे ने 1927 में दिया था। कब? 1927 में दिया था। 1920 में अमेरिकी खगोलज्ञ एडविन पी हबल के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, लगातार हो रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार, ब्रह्मांड का व्यास 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष है तथा ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगा के केंद्र में गैलेक्टिक सेंटर कहते हैं। आकाशगंगा के केंद्र को गैलेक्टिक सेंटर कहते हैं। बल्ज में ब्लैक होल कृष्ण विवर पाए जाते हैं। हमारी आकाशगंगा में मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहते हैं। आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। सूर्य मंदाकिनी का भी एक तारा है। सूर्य मंदाकिनी का एक तारा है। सूर्य देखिए, सूर्य के संघटक हाइड्रोजन है 71.9%, हीलियम है 26.5% और अन्य तत्व 2.5%। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के ताप को पैरोमीटर से मापते हैं। सूर्य का पलायन वेग 617.7 किलोमीटर पर सेकंड है। 617.7 किलोमीटर पर सेकंड है। एक्चुअली क्या हुआ कि कल मैंने ये पूरी वीडियो बना ली थी, बाद में पता चला कि वॉइस ही नहीं है, मतलब पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका, ठीक है। कितना पेज है? शायद 120 पेज है। 120 पेज में कंप्लीट कर दिया था, लेकिन कभी कभी सब धब्बा रह जाता है, ठीक है। जैसे सूर्य में धब्बे जो है 11 वर्ष के होते हैं। सूर्य की जो एक काला धब्बा होता है उसका जब तक पूर्ण चक्कर स्टार्ट होता है तो 11 वर्ष का एक काला धब्बा होता है। सूर्य के प्रकाश का वेग लगभग, प्रकाश का वेग 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष। पारसेक दूरी मापने की इकाई है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड के समय लगता है। सूर्य मंदाकिनी के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से परिक्रमा करता है। मंदाकिनी का एक चक्र पूरा करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा पृथ्वी सूर्य है, ठीक है। सूर्य हमारा सबसे निकटतम तारा है। सूर्य को आंतरिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग है प्रकाश मंडल, उसके बाद है बहिमंडल, उसके बाद है क्रीट, ठीक है। फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, उसके बाद कोरोना है। आंतरिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। कोर जिसे बोलते हैं, सूर्य का मध्य भाग को कोर बोलते हैं। इसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। यह हाइड्रोजन हीलियम का संलयन से होता है। उसके बाद विकिरण मंडल, रेडिएशन जोन जिसे बोलते हैं। कोर में हुए संलयन के कई प्रकार किरणें मिलती है, जैसे एक्सरे, फोटोन, ठीक है। संवहन मंडल, इसमें हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं। हाइड्रोजन से बने सेल पाए जाते हैं, देखिए। उसके बाद करें तारा, स्टार के बारे में बात करें। देखिए आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश हो, जैसे कि सूर्य भी एक तारा है। जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाती है तो घने बादल में समान छा जाता है, जिन्हें निहारिकाएं कहते हैं। नेबुला में नाभिकीय संलयन द्वारा दहन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वह तारे के रूप ले लेता है। तारों में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था रहता है। तारों का रंग उसके पृष्ठ पर निर्भर करता है। लाल रंग है तो वो वृद्ध है, नारंगी में है अगर तारा तो प्रौढ़ है, और सफेद व नीला व सफेद रंग में है तो युवा तारा है, अभी जब जवान हुआ है, ठीक है। नीला और सफेद में है तो थोड़ा। नेक्स्ट है लाल दानों, रेड जॉइंट जैसे बोलते हैं। तारे का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वो रेड दानों में लिखता है। लाल दानों का आकार बड़ा होने लगता है तारों का अगर ईंधन समाप्त हो जाता है, ठीक है।
जैसे कि आपकी गाड़ी की ईंधन खत्म समाप्त हो तो ज़्यादा आवाज़ करने लगती है, ओं 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 ज़्यादा करने लगती है, भाई वही सिस्टम है। लाल दानों का द्रव्यमान 1.4 मास होता है, एमएस जहाँ मास होता है, द्रव्यमान होता है, जहाँ एमएस सूर्य का द्रव्यमान है, ये कम, उसे श्वेत वामन कहते हैं, व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। श्वेत वामन को जीवाश्म तारा भी कहते हैं। जब ये चमकना छोड़ देता है तो वह काला वामन का रूप ले लेता है। लाल दानों का द्रव्यमान 1.4 मास से अधिक होता है, उसे अभिनव तारा भी कहते हैं। नोट, अभिनव तारे में सुपरनोवा विस्फोट होता है और यह अंत में कृष्ण विवर्त में आता है। ब्लैक होल की संकल्पना जॉन व्हीलर ने दिया था, ब्लैक होल की संकल्पना। अत्यधिक उष्मा में ऊर्जा का उत्सर्जन करने वाले पिंड क्वेसर कहते हैं उसे, क्वेसर कहते हैं। साइरस आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा है। चंद्रशेखर सीमा के द्रव्यमान में 1.44 गुना द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। लाल दानों के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। चंद्रशेखर सीमा की खोज सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने की थी, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने की थी। चंद्रशेखर सीमा की खोज सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने की थी। सूर्य से संबंधित तथ्य देखिए, सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर है। पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना ज्यादा। सूर्य का जो आयतन है पृथ्वी से 13 लाख गुना ज्यादा, और सूर्य का द्रव्यमान है पृथ्वी से लगभग 3,32,000 गुना ज्यादा, और सूर्य की वर्तमान आयु 4.7 अरब वर्ष है। सूर्य का सतह देखिए 5,000 डिग्री सेल्सियस नासा के अनुसार, और सूर्य के धब्बों का ताप जो होता है 1,500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की घूर्णन अवधि 33 दिन ध्रुवों के सापेक्ष और 25.38 दिन भूमध्य रेखा के सापेक्ष। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग बात करेंगे बुध, पृथ्वी के। देखिए सूर्य, सूर्य से अगर दूरी की बात करें तो पहले आता है दूरी में बुध आता है, फिर आता है उसके बाद शुक्र, उसके बाद आता है पृथ्वी, उसके बाद आता है मंगल। ठीक है, तो पहले बुध के बारे में बात कर लेते हैं। बुध सूर्य के निकटतम तारा बुध है, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सभी ग्रहों में इसका तापांतर सर्वाधिक होता है, लगभग 610 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और रात में सबसे ज्यादा ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा गर्म ही रहता है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 88 दिन का समय अपने अक्ष पर, और 88 दिन परिक्रमा करने में लगता है, और अपने अक्ष पे ही घूमना, मतलब कि जहां आप खड़े हैं वहीं गोल गोल चक्कर काटना। एक होता है कि आप एक गोलाई लेकर चक्कर काट रहे हैं, उसे परिक्रमा कहते हैं, और अपने अक्ष पे गोल गोल घूम रहे हैं तो उसे अपने अक्ष पे घूर्णन कहते हैं। ठीक है, ये 58.6, अच्छा 58.6 दिन का समय लगता है। सर्वाधिक चुंबकीय बल क्षेत्र इस पर है, बुध पर वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। बुध ग्रह पर कोरलस बेसिन पाया जाता है, कैलोरीज बेसिन पाया जाता है। बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र देखिए, शुक्र सर्वाधिक गर्म और चमकीला तारा है। शुक्र सर्वाधिक गर्म और चमकीला तारा कौन सा है? शुक्र है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र को क्या कहते हैं? भोर का तारा भी कहते हैं, या सांझ का तारा कहते हैं। अगर बात करें द्रव्यमान पृथ्वी के समान, इसलिए पृथ्वी की बहन भी कहते हैं इसे, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं इसे। 90.95% CO2 गैस पाई जाती है। इसे प्रेशर कुकर प्लेटिनम भी कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे निकटतम स्थित ग्रह है ये। शुक्र जो है 224.7 दिन में शुक्र की परिक्रमा पूरा करता है, और अपने अक्ष पर 243 दिन का समय लगता है अपने अक्ष पर घूमने में। सूर्य की परिक्रमा करने में जो शुक्र को समय लगता है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। इसी कारण इसमें जो शुक्र पे है, सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है। पृथ्वी देखिए, पृथ्वी की जल के अधिकता कारण इसे नीला ग्रह भी कहता है। सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होने के कारण इसका आकार भूआभ जियोइड आकार में है। सूर्य के चारों ओर घूमने से ऋतु परिवर्तन होता है। भूमध्य रेखीय व्यास जो है पृथ्वी का है 12,756 किलोमीटर है, और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। अगर बात करें सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। अगर बात करें पृथ्वी की सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, और पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, इसका एकमात्र उपग्रह कौन सा? चंद्रमा है। नेक्स्ट है मंगलयान। आयरन ऑक्साइड का अधिकता कारण लाल ग्रह भी कहा था। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपियस मॉन्स पर सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया इसी ग्रह पे है। सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में तथा अपने अक्ष पर 24 घंटे में पूरा करता है। अक्षीय झुकाव कितना है? 35 डिग्री, लगभग पृथ्वी के समान है। और अगर बात की जाए दो उपग्रहों का, फोबोस और डिमोस है। मंगल के दो उपग्रह कौन से? फोबोस और डिमोस है। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है।
ठीक है। यहाँ देखिए मंगल और बृहस्पति के जो बीच में आते हैं ना, मंगल और बृहस्पति के बीच में इसे क्षुद्र ग्रह पेटी बोलते हैं। एस्टेरॉयड पेटी यहाँ छोटे छोटे, उल्का पिंड यहाँ छोटे छोटे रहते हैं। इनकी संख्या असंख्य में है, ठीक है, मतलब गिनती नहीं है इनकी कितनी है, बहुत ज्यादा है। मंगल और बुध के बीच में आते हैं। देखिए ये आंतरिक ग्रह थे या पार्थिव ग्रह भी इसे बोलते हैं, जिसमें बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति पृथ्वी और मंगल आते हैं। अगर बाह्य ग्रह जिसे जोवियन ग्रह कहते हैं, या इसमें आता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति देखिए, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। अपनी घूर्णन गति अन्य ग्रहों की तुलना में अधिकतम है, लगभग 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। पृथ्वी के 12 वर्ष और बृहस्पति के 1 वर्ष बराबर है। पृथ्वी में 12 वर्ष और पृथ्वी के बृहस्पति के 1 वर्ष बराबर है। पलायन वेग 59.6 किलोमीटर पर सेकेंड है, सभी ग्रहों में सर्वाधिक है। उपग्रहों की संख्या कितनी है? 95। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह यहीं पे है और इसे लघु सौरतंत्र भी कहा जाता है। शनि देखिए, इसके चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं। इनके वलयों की खोज गैलीलियो ने की थी। सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 माह में अपने अक्ष पर और 10 घंटे 24 मिनट लगते हैं शनि को पूरा करने में। यह अंतिम ग्रह है जिसे मतलब नग्न आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है, नग्न आंखों से देखा जा सकता है। घनत्व जो है इसके 0.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, सभी ग्रहों में सबसे कम है शनि का घनत्व। उपग्रह लगभग इसके जो है 274, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, अभी तो और खोज गए हैं और ज्यादा हो गया इसका, ठीक है, 300 का लमसम हो गया है। टाइटन उपग्रह का आकार में बुध ग्रह के समान है। अरुण देखिए, अरुण की खोज 1781 में विलियम हॉर्सल ने की थी। अपने अक्ष पर अधिक झुका होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह या वायुमंडल में इनकी प्रधानता नीला ग्रह भी कहा जाता है। परिक्रमण काल इसका 84 वर्ष, परिभ्रमण काल लगभग 17.9 घंटे लगते हैं। उपग्रहों की संख्या 28, जिनमें से सबसे बड़ा उपग्रह अरुण का है, टाइटेनियम है। और शुक्र व अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, ठीक है, उल्टे में घूमते हैं। वरुण ग्रह इसकी खोज 1846 में जॉन गॉले ने की थी। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह अपने सूर्य की परिक्रमा 164.8 वर्ष में अपने अक्ष पर 16 घंटे में एक चक्कर पूरा लगाता है। उपग्रहों की संख्या कितनी है? 16 है। इसकी उपग्रहों की संख्या कितनी है? 16 है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। जो प्रकाश रहित होते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार अगर बात करें तो बुध है पहले, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। अगर आकार के अनुसार कहें, आकार के अनुसार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध ये आते हैं आकार के अनुसार, ठीक है। बात करते हैं चंद्रमा का। देखिए, अध्ययन चंद्रमा को करते हैं। सेलेनोलॉजी के अंतर्गत चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। सौरमंडल में 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है चंद्रमा। जीवाश्म ग्रह, इसे फॉसिल्स प्लैनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,403 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी को आने में कितना 1.3 सेकंड का समय लगता है। प्लान वेग चंद्रमा कितना है? 2.48 किलोमीटर पर सेकंड है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी चंद्रमा का 59% भाग दिखता है। 20 जुलाई 1969 में अमेरिकी कंपनी नासा ने अपोलो 2 विमान चंद्रमा के पहला मानव रहित अभियान भेजा था, ठीक है। सुपरमून, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता था उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। और ब्लू मून, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं और दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। पहला मून आता है, फिर दूसरा मून को ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून लगातार 4 पूर्ण चंद्रग्रह को ब्लड ब्लू मून कहते हैं, ठीक है, ब्लड मून या टेट्राड कहते हैं। लगातार अगर 4 पूर्ण चंद्रग्रह पड़ गए तो उसे ब्लड ब्लू टेट्राड कहते हैं। नेक्स्ट है चंद्रयान फर्स्ट। ये 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपण PSLV C11 और चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 GSLV मार्क 2 M1 और चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 LV M3 M4 द्वारा 23 अगस्त को दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग भारत का पहला देश और लैंडर विक्रम जहां शिव शक्ति पॉइंटर या रोवर प्रज्ञान नाम दिया गया। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाया गया, घोषित किया गया कि भैया अंतरिक्ष दिवस मनाएगा। सौरमंडल के महत्वपूर्ण बिंदु, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है, सूर्य के सबसे दूर वरुण है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। ये सब छोटी छोटी पॉइंट है यार, इसको सबको पता होना चाहिए। वलय जो होते हैं शनि के सर्वाधिक होते हैं। वलय कौन सा ग्रह है? शनि है, ठीक है, 7 चल रहे हैं। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है, कम गति से परिक्रमा करने वाला वरुण है। ग्रह जिन पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होती है शुक्र और अरुण है। पृथ्वी के निकटतम शुक्र है, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, तापांतर वाला ग्रह बुध है, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है, न्यूनतम घनत्व वाला शनि है जो कितना था
0.7 था, ठीक है। और सर्वाधिक तीव्र परिक्रमण परिक्रमण करने वाला बृहस्पति है और घूर्णन भी इसकी बहुत तेज है, ठीक है। और कम गति से परिक्रमण करने वाला शुक्र है। नेक्स्ट पृथ्वी के बारे में जानते हैं भैया कि पृथ्वी क्या कहती है, ठीक है। देखिए भूमध्य रेखा ये क्षैतिज रूप से विभाजित की जाती है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ भूमध्य रेखा ये बीच में एक पड़ जाती है, भूमध्य रेखा होगी, ठीक है। लंबवत विभाजित करती है उसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ये बीच में एक पड़ती है प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है। भाग त्रिज्या जो है पृथ्वी की भूमध्य रेखा त्रिज्या जो है 6,378 किलोमीटर और ध्रुवीय त्रिज्या कितनी है 6,357 किलोमीटर। औसत त्रिज्या कितनी है 6,371 किलोमीटर। अगर बात किया जाए झुकाव, पृथ्वी का जो झुकाव है कितना है, अक्ष पे 23.5 डिग्री है और धुरी पे 66 डिग्री 66 डिग्री, ठीक है। और झुकाव अगर अक्ष पे कहें दक्षिण गोलार्ध में नीचे वाले में, ठीक है, ये उत्तरी हो गया ऊपर और नीचे दक्षिण गोलार्ध में कहें तो 23.5 डिग्री और धुरी पे 66 डिग्री, ठीक है। सूर्य से दूरी अगर बात करें तो उपसौर सूर्य के निकटतम नजदीक होने पर, और ये 3 जनवरी को होता है, ठीक है। और इसकी किलोमीटर दूरी कितनी होती है 14.7 करोड़। और उसके बाद अपसौर आता है, ये सूर्य से दूरी हो जाती है, ये 4 जुलाई। देखिए पहले 3 आता है तो उपसौर, उसके बाद 4 आता है तो अपसौर, ये 15.2 किलोमीटर। और चंद्र उपभू जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है और चंद्र अपभू जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे दूर होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए पृथ्वी का घूर्णन की बात किया जाए तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है, ठीक है। एक घूर्णन में अगर पृथ्वी को पूरा एक घूर्णन मारना है, एक चक्कर मारना है, अगर मैं कहूँ कि अपने गांव का एक चक्कर मारिए, अपने गांव को घुमेट दीजिए। कई लोग गांव में एक से कई बंदे होते हैं जैसे बोलते हैं कि ये तो गांव को घुमेटता है, मतलब पूरा चक्कर जब तक वो दिन में मार नहीं लेगा उसको संतोष नहीं होगा। तो पृथ्वी का भी एक घूर्णन होता है, वो एक घूर्णन 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में मारती है और पश्चिम से पूर्व की ओर मारती है। ऐसा पश्चिम से पूर्व की ओर मारती है, ऐसा चलती है, ठीक है, ऐसा चलती रहेगी पश्चिम से पूर्व की ओर। घूर्णन गति भूमध्य रेखा और अधिकतम ध्रुवों की ओर न्यूनतम होती है, ठीक है। अगर बात करें आकार, पृथ्वी का जो आकार है जियोइड और ऑब्लेट गोलाकार, ऊपर और नीचे से थोड़ा सा चपटा है, थोड़ा सा दबा हुआ है। जैसे दो गेंद हो, ठीक है, अगर मैं कहूँ प्लास्टिक का गेंद हो और उसे ऊपर और नीचे से दबा दिया गया तो वो पृथ्वी का आकार हो गया, ठीक है। उसके बाद है केंद्रमुखी बल, ये घूर्णन का छठा वक्रता केंद्र की ओर अंदर होता है और केंद्रमुखी बल ये वृत्त के केंद्र से दूर निर्देश करता है। पृथ्वी की गतियों के बारे में बात किया जाए, पृथ्वी सौरमंडल ग्रह, इसकी 2 गतियां हैं, परिभ्रमण या घूर्णन गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस गति के कारण दिन व रात होते हैं और इसे दैनिक गति भी कहा जाता है। अवधि 24 घंटे। पृथ्वी लगभग 1670 किलोमीटर पर आवर गति से अपने अक्ष पर घूमती है और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होने गाड़ी या दिन व रात की अवधि में अंतर होता है। कर्क संक्रांति 21 जून को सूर्य का कर्क पर लंबवत चमकता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। मकर संक्रांति की अगर बात की जाए, मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है और दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है मकर संक्रांति पे। उसके बाद अगर बात किया जाए विषुवत रेखा, पृथ्वी की वह स्थिति जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है और दिन और रात अवधि बराबर होती है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अगर बात किया जाए 21 मार्च बसंत विषुवत पर और 23 मार्च शरद विषुवत। देखिए परिक्रमण काल देखा जाए पृथ्वी का तो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय मार्ग में जो परिक्रमण होता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। पूरा एक अवधि जो होती है, दीर्घवृत्तीय अवधि जो होती है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। एक परिक्रमण 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट लगता है। और कक्षीय गति जो होती है, अपने कक्षा में गति करना, वो 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से करती है। मतलब 29.8 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में इतना किलोमीटर धाइन से, ठीक है। और अधिकतम कक्षीय गति बुध की है और न्यूनतम कक्षीय गति मरुड़ की है। देखिए यहाँ पे सूर्य व चंद्रग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण देखिए कब होता है, देखिए सूर्य ग्रहण तब होता है ना जब अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। मान लीजिए ये चंद्रमा आ गई यहाँ पे, ये यहाँ पे चंद्रमा घुस गई और आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आप यहाँ से देखेंगे तो भाई बीच में तो चंद्रमा आ गई है और इसकी चंद्रमा की छाया कहाँ पे जाएगी भाई, आपको दिखेगा नहीं। सूर्य निकलेगा लेकिन दिखेगा नहीं, कटा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भैया सूर्य ग्रहण हो गया, ठीक है। सूर्य ग्रहण लग गया, ठीक है, सूर्य ग्रहण लग गया क्योंकि आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से देखेंगे बीच में चंद्रमा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप किसी अपनी गर्लफ्रेंड को देख रहे हैं, मान लीजिए गर्लफ्रेंड है, ठीक है,
और बीच में कोई बड़ा सा आदमी आपके बीच में खड़ा हो गया, तो आपकी गर्लफ्रेंड तो आधी दिखेगी ना, तो आपकी गर्लफ्रेंड क्या हो गई, सूर्य ग्रहण हो गई। आपकी गर्लफ्रेंड में क्या लग गया है, वो जो व्यक्ति है वो ग्रहण लगा हुआ है। ठीक है, जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है, और स्थिति हमेशा अमावस्या के दिन होती है। एक वर्ष में लगभग 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं, एक वर्ष में लगभग 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। युति यह सूर्य ग्रहण की स्थिति में बनता है। ठीक है, कंजक्शन जो बनता है ये सूर्य ग्रहण की स्थिति में बनता है। चंद्रग्रहण देखिए, चंद्रग्रहण क्या होता है, अगर मैं कहूं चंद्रग्रहण, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच जाती है, जब पृथ्वी, मान लीजिए ये चंद्रमा है, गायब कर दिया यहाँ पे थोड़ा सा, ये चंद्रमा है, ठीक है, और पृथ्वी आ गई यहाँ पे, तो जो ये छाया यहाँ से मार रहा है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि आपके पीछे लाइट जल रहा है, तो सूर्य की यहाँ से जो छाया निकली, ठीक है, पृथ्वी की जो परछाई है वो चंद्रमा पर पड़ेगी, आधी या कटी हुई, तो इसी को चंद्रग्रहण करते हैं। मतलब कि आप यहाँ खड़े हैं और इस पर देखेंगे तो ये तो कटा हुआ दिखाई देगा ना, क्योंकि इसकी तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे चंद्रग्रहण हो जाता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो इस स्थिति को चंद्रग्रहण कहा जाता है। ऐसी स्थिति हमेशा पूर्णिमा के दिन होती है, वर्ष में 3 चंद्रग्रहण हो सकते हैं। ठीक है, व्युति जो होता है चंद्रग्रहण की स्थिति में बनती है। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो प्राकृतिक और अप्राकृतिक संसाधनों द्वारा किया जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम मीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी की विभिन्न परतों का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी गहराई में जाने पर औसत तापमान 32 मीटर, मतलब कि 1 मीटर आप अंदर जाएंगे तो 32 मीटर जाने, मतलब 32 मीटर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। मतलब 32 नीचे गए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, फिर 64 गए आपका 2 डिग्री बढ़ गया, ऐसे बढ़ता है। ठीक है, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र में किया जाता है। यहाँ पे विषुवत मार्च जो मतलब मौसम परिवर्तन होता है उसके बारे में दिया गया है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं के बारे में जानते हैं। देखिए, अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड जो लेटी हुई होती हैं, लैटिट्यूड जो रेखाएं लेटी हुई होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो समझने के लिए इंसान अपने हिसाब से बना दिया है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर एक काल्पनिक रेखाएं क्षैतिज होती हैं, क्षैतिज रेखाएं होती हैं, उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, सामान्य अक्षांशों को मिलने वाली रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। सामान्य अक्षांशों को मिलने वाली रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। मैं कह दूं कि ये भी पृथ्वी है और इसमें एक भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो इसे 2 भागों में विभाजित कर देती है। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं भाई? कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 789 होती हैं, लेकिन एक बीच वाले को नहीं गिना था, 780 होती हैं। ठीक है, कितने हो गए भाई? 789 विषुवत रेखाएं होती है, क्योंकि 90 डिग्री अंश दक्षिणी और उत्तरी अक्षांश बिंदु है, ये रेखा नहीं है। ठीक है, ये जो मानते हैं इसको बिंदु मान लेते हैं, बीच वाले को, इसको रेखा नहीं मानते लोग। अब मैं कह दूं कि 1 2, ठीक है, 1 2, इन दोनों के बीच में मैं कह दूं कि ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के जो बीच में दूरी पुल होती है 111 किलोमीटर की दूरी होती है, 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है, 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 मीटर होती है। 2 अक्षांशों के मध्य का स्थान को ज्योत या कटिबंध कहते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश वृत्त का आकार घटता है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मकर रेखा कहते हैं। उत्तरी में कर्क रेखा, यहाँ पे कम ये कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, और यहाँ पे मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध में। मानक का भारत का मानक समय ग्रीनविच 5.5 घंटे आगे, ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर मार्ग माना जाता है, यह प्रयागराज से नई से गुजरता है। और भारत का मानक समय जो लाइन रेखा है भारत के 6 राज्यों से गुजरती है। भारत के 6 राज्यों से ऐसी लाइन है, ठीक है, भारत के 6 राज्यों से गुजरती है, लेकिन माना गया प्रयागराज के नैनी को। ठीक है, जहां अभी मैं बैठा हूँ यहाँ से मात्र 3 या 4 किलोमीटर दूरी पर होगा। ठीक है, नैनी झील वहीं पे लिखा हुआ है, वहां पे है। ठीक है, देशांतर लॉन्गिट्यूड, मैं कह दूं कि ये आपकी पृथ्वी है और इसमें ये रेखाएं ऐसे आई हुई। ठीक है, ये क्या है? ये आपकी लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, जो कि काल्पनिक रेखाएं उधर उत्तर से दक्षिण की ओर जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूड होती हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई व इनकी संख्या 360 होती है। इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है? 360 होती है। प्रधान याम उत्तर 0 डिग्री देशांतर लंदन की ग्रीनविच से गुजरती है। ध्रुवों पर न्यूनतम दूरी 0 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर अधिकतम दूरी 1 से 11.32 किलोमीटर। सभी देशांतर पृथ्वी को 2 भागों में बांटती हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य का अंतर 4 मिनट का होता है। मैं कहता हूं कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य का अंतर कितना होता है? 4 मिनट के अंतर का होता है। और इसी के माध्यम से कोई व्यक्ति कहाँ खड़ा है, इस समय किस जगह पे है, जो आपका मैप के हिसाब से बता रहा है, इसी के हिसाब से कैलकुलेशन करके बता रहा है। ठीक है,
यह देशांतर से दूसरे देश के देशांतरों के मध्य का 4 मिनट का अंतर होता है। और ग्रीनविच रेखा पर 8 देश, जैसे कि उसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, माली, बुर्किना फासो है, टोंगो है और घना है, ये सभी देश हैं। संपूर्ण पृथ्वी के 4 जोनों में बांटा गया, संपूर्ण पृथ्वी को 4 जोनों में बांटा गया। रूस में 11 और फ्रांस में 12 समय जोन है, रूस में 11 और फ्रांस में 12 समय जोन है। पृथ्वी की परतें, भूपर्पटी क्रस्ट जिसे बोलते हैं क्रस्ट। भूपर्पटी में सिलिका एल्युमिनियम के अधिकतर कार्य से सियोल या सिया कहते हैं। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस भाग है, ठीक है, सियोल। महासागर के नीचे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों में इसकी मोटाई 30 किलोमीटर हो सकती है। इसकी परतों का औसत घनत्व 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या 3.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। इस परत में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन, जो 46.6 किलोमीटर 6% पाई जाती है, माफ कीजिए, किलो नहीं, 6% पाई जाती है। सिलिकॉन इसमें पाया जाता है 27.72 किलोमीटर और एल्युमिनियम 8.13% पाया जाता है, ठीक है। देखिए, ऑक्सीजन पाया जाता है 6.6 किलोमीटर और उसके बाद से सिलिकॉन पाया जाता है 27.72, एल्युमिनियम पाया जाता है 18.13%। उसके बाद मेटल पे आते हैं। मेटल, भूपर्पटी के निचले भाग को मेटल कहते हैं। ये जो क्रस्ट है उसके ऊपरी भाग को निचले भाग को मेटल कहते हैं। इसकी परत में सिलिका मैग्नीशियम के अधिकतर होने के कारण इसे सीमा भी कहते हैं। मेटल को क्या कहते हैं? सीमा भी कहा जाता है। इसकी परत की मोटाई 2900 किलोमीटर होती है और इस परत को 2 भागों में बांटा गया है। ऊपरी को मेटल और निचली को मेटल कहते हैं। ऊपरी, मान लीजिए ये 2 भाग हैं, ठीक है, ऊपरी को मेटल और निचली को मेटल कहते हैं। ऊपरी मेटल के 2 भागों को दुर्बलता मेटल कहते हैं। इस परत पर औसत घनत्व जो होता है 3.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। जैसे कोर, सबसे आंतरिक भाग, पृथ्वी के केंद्र वाले भाग को कोर कहते हैं। इस परत में सिलिका और लोहे की अधिकता है, इसे निफे भी कहते हैं, निफे। इस परत की भी 2 भागों में बांटा जाता है, जैसे ऊपरी कोट और निचला कोट। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र में 6370 किलोमीटर गहराई तक है। इस परत का औसत घनत्व 12 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। असभ्यता या चट्टानों के घनत्व में एकाएक परिवर्तन को दर्शाता है। चट्टान, देखिए रॉक, अगर बात करें यहाँ से हम लोग रॉक के बारे में, तो रॉक क्या कहता है भाई? रॉक, आइए रॉक देखते हैं। पहले आता है आग्नेय चट्टान, फिर आता है औषधि चट्टान, फिर आता है खंडपीय चट्टान। आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ते हैं। आग्नेय चट्टान जो है मैग्मा और लावा की चट्टानों से जमता है, ठीक है। मैग्मा और जो ज्वालामुखी निकलती है उसके जमने से बनती है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट, ग्रेबो जीवाश्म रहित होते हैं। बेसाल्ट में लोहे की प्रधानता होती है। आर्थिक रूप से संपन्न से लोहा, निकिल, तांबो, सीसा, क्रोमाइट, मैग्नीशियम, सोना, प्लेटिनियम आदि में पाया जाता है, ठीक है। इस चट्टानों में काली मिट्टी का निर्माण होता है और यह भूपर्पटी पर 90% भाग पे आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। नेक्स्ट है औषधि चट्टान, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, प्लेट, नमक आदि इसमें से निकलते हैं। औषधि चट्टानें परतदार होती हैं, मतलब परतदार होती हैं, ठीक है, औषधि चट्टानें। जीव जंतु व वनस्पति में जीवाश्म पाए जाते हैं। लौह, अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम, सीमेंट पाया जाता है। क्रांतिक चट्टानें ताप, दाब, रासायनिक क्रियाओं से अवसादी व आग्नेय चट्टानों का निर्मित होता है। स्लेट, संगमरमर, शिस्ट पाया जाता है। स्लेट निम्न श्रेणी के रूपांतरित चट्टानों को सर्वाधिक कठोर और जीवाश्म रहित होते हैं। नेक्स्ट है भूकंप, अर्थक्वेक। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा को समभूकंपीय रखते हैं। अगर समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा को समभूकंपीय कहते हैं। समान समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलने वाले को होमोसिमल्स कहते हैं, ठीक है। प्रशांत महासागर तटीय पेटी में विश्व के लगभग 63% ज्यादा भूकंप आते हैं। मध्य महासागरीय पेटी में विश्व के लगभग 21% भूकंप आते हैं। भारत का भूकंपीय क्षेत्र मध्य महासागर पेटी के अंतर्गत आता है। भूकंप की तीव्रता सेस्मोग्राफ यंत्र रिक्टर स्केल से मापी जाती है। भूकंप भूपटल का कंपन अथवा लहर होता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आइए यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से भूकंप, ये जो यहाँ पॉइंट निकला है इसे उद्गम केंद्र, जहाँ से भूकंप का अपकेंद्र है, ये प्लेट की गति की तरंगों के रूप में जहां ऊर्जा निकलती है, वह स्थान जहां सबसे पहले ऊर्जा निकलती है उसे कहते हैं। मान लीजिए कि यहां से भूकंप उत्पन्न हुआ, इसको अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से निकटतम दूरी बराबर अधिक विनाश होता है। निकटतम जो दूरी होती है वहां तो नहीं होता, लेकिन उसके जो निकटतम दूरी होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा विनाश होता है। मैं कह दूं कि गैस विस्फोट हुआ, ठीक है, तो उसके अगल बगल वो जगह तो भाई सेफ बच जाएगा जहां से गैस उड़ा, उसके अगल बगल जो चीजें हैं वो सबको उड़ा देगा, ठीक है। तो वहीं जहाँ भूकंप निकलता है वहां थोड़ा सा सेफ रहता है, लेकिन जो निकटतम दूरी है वहां पे अधिक विनाशकारी होते हैं। और सबसे ज्यादा जो विनाशकारी तरंगे होती हैं वो एल तरंगे होते हैं, ठीक है। पहले तो हम यहाँ पे प्राथमिक तरंगे देखते हैं। भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? 3 तरंगे की, पी वेव, एस वेव और एल वेव। पी तरंगे प्राइमरी वेव जो होती है, तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से गुजर सकती है। पी तरंगे आपका ठोस, द्रव्य, गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है। औसत वेग 8-10
8 किलोमीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, और गति अन्य तरंगों के अधिक तीव्रता सर्वाधिक होती है। इस तरंग का मार्ग अनुदैर्ध्य होता है और अर्थात ध्वनि तरंग समान होती है। उसके बाद ये द्वितीय तरंगे, इसमें अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ये तरंगे ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं, पी तरंगों के बाद पहुंचती है, और ये पदार्थों से नहीं गुजर सकती, ठीक है। उसके बाद धरातल तरंगे, एल तरंगे, एल वेव, ये तरंगे जो होती हैं इसकी खोज एचडी लॉव ने की थी। ये तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। इसके बाद देखिए ज्वालामुखी के बारे में देख रहे हैं। ज्वालामुखी, पहले तो ज्वालामुखी 3 प्रकार की, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिसमें लावा गैस और सदैव निकलती रहती है, जैसे कि हवाई द्वीप अमेरिका का, किलायू मैक्सिको का, कोलिमा अर्जेंटीना, और चिली का ओजस डेले स्लाडो, इटली का स्ट्रोम्बोली सबसे महत्वपूर्ण है, और भारत का बैरन, ये क्या है, सक्रिय द्वीप से। सुषुप्त ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें निकटतम अतीत में कोई उद्गार नहीं हुआ लेकिन भविष्य में कभी भी उद्गार हो सकता है, जैसे कि जापान का फ्यूजियामा, उसके बाद से अंडमान निकोबार द्वीप का नोरकोंडम, इटली का विशुवियस, फिलीपींस का मोएन। उसके बाद शांत ज्वालामुखी, हजारों वर्षों से कोई उद्गार नहीं हुआ और ना भविष्य में होने की संभावना है। इसकी कहे तो तंजानिया का किलिमंजारो, इक्वाडोर का चिम्बोराजो, और म्यांमार का पोपा, ईरान का देमबंद को सुल्तान। नेक्स्ट है ज्वालामुखी, देखिए वोल्केनो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले वीवर या छिद्र जिसमें लावा, राख, जलवाष्प, धूल आदि कण का उद्गार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। क्रेटर, सबसे ऊपरी हिस्सा जिसमें जल भरा हो क्रेटर या लोनार झील जो है वो क्रेटर है। और कॉल्डेरा, क्रेटर का सबसे बड़ा रूप जापान का आशो सबसे बड़ा कॉल्डेरा है, ठीक है। क्रेटर का सबसे बड़ा रूप है, उसे कॉल्डेरा कहते हैं, ठीक है। मैं कह दूं कि यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है, यहाँ से अगर गैस निकला हुआ है और यहाँ पे कोई एक तालाब टाइप का बन गया तो उसी को कैल्डेरा कहते हैं। देखिए स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहता है, ठीक है। और किलायू विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, किलायू। और एडना यूरोप का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। एकांगुआ विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है जो एडीज पर्वतमाला पर स्थित है। ज्वालामुखी फटने से जो गैस निकलती है उसे जलवाष्प का प्रतिशत अधिक होता है, जलवाष्प का प्रतिशत उसमें अधिक होता है। नेक्स्ट है पठार, धरातल पर वह भाग जो अपने आसपास के स्थान से ऊंचा हो तथा उसका शेष भाग चौड़ा और सपाट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, वो 4500 मीटर है। किलोमीटर कैसे हो जाएगा भाई। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पठार बोल्बिया का पठार है। चेरापूंजी या मेघालय का पठार, देखो ये कल मैंने यहाँ पढ़ाया, ठीक है, लेकिन सलाह वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। चेरापूंजी या मेघालय का पठार जल द्वारा निर्मित होता है। छोटा नागपुर का पठार भारत, और अजार का पठार यूएसए गुंबदकार है। जो अजार का पठार यूएसए में ये गुंबदकार है। पठार की अगर बात करें तो पेंटागोनिया ये कहाँ स्थित है, अर्जेंटीना में। और पिडमांट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। लायोस जो है चीन में। तकला मकान चीन में। पामीर तिब्बत का पठार तिब्बत चीन में। और किम्बाले जो है ऑस्ट्रेलिया में। लॉरेंसिया जो है कनाडा में। ग्रेट बेसिन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अलास्का यूकोन संयुक्त राज्य अमेरिका में। मेसेटा साइबेरिया प्रायद्वीप स्पेन में। पोतावार जो है पाकिस्तान में, पोतावार। और माटो ग्रासो ब्राजील में। अशबेनिया इथियोपिया में। सान जो है म्यांमार बर्मा में। ओजार्क जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कोलंबिया जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अनातोलिया जो है तुर्की में। और दक्कन जो है भारत में। दक्कन पठार कहाँ पे, भारत में। दक्कन का पठार कहाँ पे, भारत में। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए नोट, वलित पर्वत का निर्माण आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक संकल्पना पर आधारित है। अरावली पर्वत इस श्रेणी में आती है जो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत
श्रृंखला है और इसको भारत सरकार ने आदेश दे दिया कि भैया तोड़ फोड़ डालो। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरावली देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लिखा जाए तो रेगिस्तान से लेके जो हमारे मिडाइवल भारत में जो जो बीच का भारत है उसके में बारिश और इसको लेकर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी को तोड़ने फोड़ने का आदेश दिया गया, लेकिन सरकार समझा रही है कि भैया, अच्छा मैं एक बात बताऊं, अगर मैं कह दूं कि तुम्हारा घर बना हुआ है, ठीक है, चाहे तुम्हारा कोई क्षेत्र है, कह दूं कि बस हम इतना ही जोतेंगे, बाकी जो है हम छोड़ देंगे, आने वाले क्या गारंटी है कि 50 साल 30 साल बाद जो कोई और आएगा वो बोलेगा कि हम इतना ही जोतेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे। तो बाकी बाकी करते बचेगा कितना भाई? अगर तुम कह रहे हो कि 10% हम लोग बस जो पता नहीं कितने मीटर की ऊंचाई पे है उतना तक ही खोदेंगे, बाकी पूरे अरावली को नहीं छेड़ेंगे। अगर मैं कहता तुम अगल बगल गड्ढा ही बना दो, ठीक है, अगल बगल एक, मैं कह दूं कि एक मैं किसान हूं तो मैं बता रहा हूँ कि हाँ, एक खेत है, ठीक है, उसका एक मेड़ होता है, मेड़ मतलब जिसपे चलते हैं, तो उसके थोड़ा अगल बगल चीजें रस्ती मतलब कि थोड़ा सा सपोर्ट के लिए छोड़ा जाता है, रास्ता जितना होता है लेकिन फिर भी कुछ हाथ छोड़ा जाता है कि भैया वो जो रोड का है वो सपोर्ट बनाए रखे, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि मैं वो सपोर्ट ही बस छूंगा और तुम्हारे रोड को नहीं छूंगा, यही कह रहे हो ना कि भाई बस 10% ही छूंगा या इतना मीटर तक ही छूंगा, उसके बाद नहीं छूंगा, तो क्या गारंटी है कि वो रोड नहीं गिरेगा भाई? उस रोड को तो गिरना ही है ना, वो रोड गिरेगा गिरेगा कैसे भी कर लो, ठीक है। आज नहीं गिरेगा तो आज से 50 साल बाद गिरेगा, 50 नहीं तो 72 साल बाद गिरेगा। फिर तुम उस पर नियम लेके आओगे कि हम ये योजना ला रहे हैं कि अरावली ये करेंगे, उसमें बाघ छोड़ेंगे, हिरन छोड़ेंगे। भाई पहले ही तुम क्यों कर रहे हो? क्या खान माफिया इतना तुम्हें दबा दिए हैं कि तुम मतलब कि उसमें पारित कर दिया कि हाँ भाई खोद लो? ये जो चीज है ये तो नहीं बचेगी ना। अरावली विशेष पर्वत श्रेणी में आती है जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, वो तो तुम गायब कर दोगे वहां से, फिर बच्चे हिस्ट्री उनका जियोग्राफी चेंज कर दोगे तुम। नेक्स्ट पर्वत, वलित पर्वत की बात करें, ठीक है, इसमें किसी को कुछ बुरा लगा तो भैया सॉरी, लेकिन बुरा नहीं चाहिए, बुरा लग गया तो कोई बात नहीं, जो करना है कर लो, ठीक है। वलित पर्वत वलन के कारण निर्मित पर्वत होता है, जिसमें हिमालय आते हैं, आल्प्स पर्वत आता है, यूराल आता है, एडीज दक्षिण अमेरिका का आता है एडीज। ब्लॉक पर्वत चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग, जो भ्रंश के कारण जो मध्य भाग है वो नीचे धस जाता है, और अलग अलग जो अगल बगल भाग होते हैं, मैं कह दूं कि आपके घर के अगल बगल दो बड़े बिल्डिंग है और आपका बीच में जो घर है तो वो क्या हो गया? ब्लॉक पर्वत हो जाएगा, मतलब आपका घर ब्लॉक हो गया। इसमें ब्लैक फॉरेस्ट आता है जर्मनी का, सतपुड़ा भारत का आता है, और सॉल्ट रेंज पाकिस्तान का आता है। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थों से जमाव से निर्मित होता है, जैसे कि माउंट फ्यूजियामा जापान में, जो माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है, और माउंट रेनियर विषय में इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में मेरे दिखा था माउंट रेनियर। अवशिष्ट पर्वत चट्टानों के अपरदन के कारण निर्मित होता है, चट्टानों के अपरदन के कारण निर्मित होता है अवशिष्ट पर्वत। अगर अवशिष्ट पर्वत की बात करिए तो विंध्याचल, नीलगिरी, पार्श्वनाथ और सियरा स्पेन। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख पर्वत श्रृंखला, जैसे एडीज है, स्थिति कहाँ? दक्षिण अमेरिका में, सर्वोच्च चोटी एडीज का एकांका गुहा है। रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका में, सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट। हिमालय काराकोरम हिंदू का दक्षिणी मध्य एशिया में, और माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च चोटी है। अगर ग्रेट डिवाइडर रेंज की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और कोस्टको इसकी सर्वोच्च चोटी है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत ये अंटार्कटिका में, और माउंट विंसन मैसिव इसका सर्वोच्च चोटी है। यूराल पर्वत मध्य रूस में है, और गोरा नेरोड नया जो इसकी सर्वोच्च चोटी है। एटलस पर्वत अफ्रीका में, और जेबल टॉपकॉल इसका सर्वोच्च चोटी है। पश्चिमी घाट भारत में, अनामोडी इसकी सर्वोच्च चोटी है। जाग्रोस पर्वत ईरान में, और काश मस्तान इसका सर्वोच्च चोटी है। काकेशस पर्वत रूस में, और एल्ब्रुस इसकी सर्वोच्च चोटी है। काकेशस पर्वत रूस में, और एल्ब्रुस इसकी सर्वोच्च चोटी है। अलास्का श्रेणी अमेरिका में, माउंट मैकिनले इसकी सर्वोच्च चोटी है। अल्पलेशियन श्रेणी पूर्वी कनाडा में है, पूर्वी यूएसए कनाडा में, माउंट मिचेल इसकी सर्वोच्च चोटी। अल्प्स यूरोप में, माउंट ब्लैक इसकी सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट मरुस्थल, जैसे उष्ण मरुस्थल, उसके बाद शीत मरुस्थल। मरुस्थल की बात करें तो दो प्रकार की होते हैं। औसत वार्षिक वर्षा जिसमें 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मरुस्थल बोलते हैं। जैसे विश्व के महत्वपूर्ण शीत मरुस्थल या उष्ण मरुस्थल, सहारा जो है उत्तरी अफ्रीका में, थार जो है भारत पाकिस्तान में, अरब भूमि सऊदी अरब में, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, कलाहारी बोत्सवाना में, इंपॉर्टेंट भाई, और काराकोरम जो है तुर्कमेनिस्तान में है,
और सोमाली मरुभूमि सोमालिया में। उसके बाद से सुदर्न जो है यूएसए मैक्सिको में है। मरुस्थल पृथ्वी पर उष्ण मरुस्थल का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। मैं कह दूं कि उत्तरी और दक्षिणी कितने से, मैं कह दूं 15 से 30 यहाँ पे भी और 15 से 30 यहाँ पे भी पाया जाता है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है, ठीक है। इसका विस्तार जो मैं कह दूं कि इसका विस्तार है भैया कहाँ पे, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र, मोरक्को। पृथ्वी पर शीत मरुस्थल का विस्तार 30 से 60 डिग्री। शीत मरुस्थल का विस्तार कितना है, मैं कहता हूँ 30 से 60, इसके ऊपर 30 से 60 डिग्री तक है। अक्षांश दोनों गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिण दोनों गोलार्धों में 30 से 60 डिग्री पाया जाता है। अंटार्कटिका का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। अंटार्कटिका का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट है, हम लोग 11 तक पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका एक और पार्ट बना लेंगे, नदियाँ, क्योंकि मेरा एग्जाम है भाई, परसों एग्जाम है, ठीक है, तो थोड़ा मुझे उसका रिवीजन करना है। नदियाँ मैं कह दूँ नील और ब्लू, देखिए नील नदी ब्लू और व्हाइट नदी से मिलकर दक्षिण सुदान में निकलती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी, अफ्रीका में 6,650 किलोमीटर। ब्लू नदी का उद्गम टाना झील इथोपिया से हुआ है। अगर बात करें कि व्हाइट झील का उद्गम विक्टोरिया झील तंजानिया से, और मिस्र को नील का वरदान कहते हैं, मिस्र नदी को नील का वरदान कहते हैं। अमेजन उद्गम एडीज पर्वत क्षेत्र पेरू में, आयतन की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। लंबाई की दूरी इसके लिए 6400 किलोमीटर लंबी है। हालांकि इन दोनों में विवाद चलता रहता है, नील और अमेजन में दोनों में विवाद चलता रहता है कि भाई कौन लंबी है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा आयतन की दृष्टि में अमेजन नदी वाले कहते हैं कि भैया जो अमेजन है वो नील नदी से लंबी है, क्योंकि इसमें व्हाइट नदी के भी जो दोनों जोड़ते हैं, कहते हैं कि भैया ये दोनों मिलके हैं, लेकिन ये लोग इसको एक ही मानते हैं और कहते हैं अमेजन सबसे लंबी है और आयतन में भी सबसे लंबी बड़ी है। अपवाद क्षेत्र इसका है इक्वाडोर, कोलंबिया, पेरू, बोल्विया, ब्राजील। उसके बाद है सेंट लॉरेंस नदी, इस नदी पर विश्व का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा नदी सेंट लॉरेंस नदी की सहायक नदी है। उद्गम ओंटारियो झील, लंबाई इसकी जो लंबाई है 1197 किलोमीटर। उसके बाद है मिसिसिपी नदी, जिसे मिसौरी नदी कहते हैं, उत्तरी में सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है और पक्षीपात आकार का डेल्टा भी बनाती है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी, 3645 किलोमीटर लंबाई है इसकी। उद्गम बल्दाई पहाड़ी से और मुहाना कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी के गिरता है। डेनब्यू नदी की बात करें, डेनब्यू नदी उद्गम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत मुहाना काला सागर में जाकर गिरती है और 4 यूरोपीय देशों की राजधानी निकलती है, जैसे कि वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड और बुखारेस्ट। कांगो नदी, कांगो जारी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। इसकी लंबाई कितनी है अपनी, यहाँ जो महानदी है वो कौन सी रेखा को 2 बार काटती है बताइए भाई, महानदी। उसके बाद बताइए लंबाई, इसकी लंबाई जो है कांगो नदी की 4700 किलोमीटर है। राइन नदी, इस नदी पर यूरोप का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। इसमें कोयला नदी भी कहा था राइन नदी को। यूरोप का व्यस्तम बंदरगाह इसी पे है। और यांगत्सियांग नदी चीन की सबसे लंबी नदी और विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी। उद्गम चीन के सिकांग पहाड़ी, लंबाई 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर इसकी पहाड़ी लंबाई। नेक्स्ट, कोलोराडो नदी ग्रेड के नील बनाती है और हुवर बांध पे स्थित है। नेक्स्ट है सॉरी रियो ग्रांडे नदी यूएसए तथा मैक्सिको की सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है। अमूर नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा बनाती है। मरे नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है, जो गिनी की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट, उसके बाद है विश्व की प्रमुख झीलें। अगर झीलों की बात करें तो झीलों का अध्ययन को लिमोलॉजी के अंतर्गत झीलों का अध्ययन कहते हैं। अवसाद में अधिक जमाव में जो नदियों के सागरों में जल झीलों के रूप में अवरुद्ध हो जाते हैं, उसे डेल्टा झील कहते हैं। साफ पानी से सबसे बड़ी झील, आयतन की दृष्टि से बैकॉल झील सबसे गहरी भी है, ये रूस में है। और सतह की दृष्टि से सुपीरियर झील ये अमेरिका कनाडा में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, ठीक है। ये पहले सागर ही था, बाद में कट गया तो इसको बंद कर दिया गया, तो इससे झील हो गया। सबसे नीची झील मृत सागर जॉर्डन इजराइल में। नीची झील, विश्व की सबसे ऊंची झील टीटाकामा है, टीटीकामा। इसको सर ने मुझे ऐसे याद कराया था, आज तक याद है भाई, भूला नहीं। टी के ऊपर टी,
टिटिकामा। बैकॉल, बैकॉल को सर ने याद कराया था, मैं बता रहा हूँ कि बैकॉल में आप चाहो तो आप उससे याद करिए। कहाँ गया भाई, कहीं ना, सबसे बड़ी आतंक दृष्टि से बैकॉल, ये आतंक दृष्टि से सबसे बड़ी झील है और ये गहरी भी है। तो कह रहे हैं कि अगर गहरा है बहुत ज्यादा तो आप इसमें अपना काल देखिए, बैकाल। तो ऐसा याद हो गया मुझे, आज तक नहीं भूला मैं। विश्व की सबसे लंबी नौगम्य झील टिटिका का पेरू में, ठीक है, नौगम्य झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। और फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी सबसे गहरी झील बैकॉल झील है, ठीक है, यहाँ देखिए गहरी झील बैकॉल झील है। यहाँ पे विश्व की प्रमुख झील है कैस्पियन सागर, ये रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान तक फैला हुआ है। सुपीरियर झील ये कनाडा, यूएसए। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या। अरब सागर झील ये तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। रोन झील ये हॉर्नुज का झील जिसे बोलते हैं, कनाडा यूएसए में। मिशिगन झील यूएसए में। टंगानिका झील गांगो का राज्य, तंजानिया, जाम्बिया और बुरुंडी। ग्रेट वीवर कनाडा में। बैकॉल झील रूस, साइबेरिया में, साइबेरिया क्षेत्र में। और मलावी न्यासा झील तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक है। ग्रेट स्लेव कनाडा में। इरी झील कनाडा यूएसए में। विनीपेग कनाडा में। ऑन्टेरियो झील कनाडा यूएसए में। लेडोंगा झील रूस में। वालक्स कजाकिस्तान में। चाड नाइजर नाइजीरिया, चाड और कैमरून में। ओनेगा जो है रूस में, टिटिका का पेरू वोल्विया में। अथाबास्का जो है कनाडा में। नेक्स्ट है द्वीप या आइसलैंड के बारे में वो देखते हैं। द्वीप या आइसलैंड, द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग को कहते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया था, उसे द्वीप कहते हैं। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यह राजनीतिक रूप से यूरोप का भाग है जबकि भौगोलिक रूप से उत्तर अमेरिका का भाग है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। अमेरिका के पास अवस्थित न्यू फाउंडलैंड द्वीप मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है जो राजनीतिक रूप से 3 देश इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनोई और को विभाजित करता है। मॉरिशस द्वीप दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है। अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। द्वीप उनकी अवस्थिति देखें तो द्वीपों की उनकी अवस्थिति ग्रीनलैंड द्वीप अंटार्कटिका उत्तरी ध्रुव पे है। और न्यू गिनी द्वीप जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर पे। बोर्नियो द्वीप जो है प्रशांत महासागर पे। सुमात्रा मेडागास्कर हिंद महासागर पे। और बैफिन द्वीप जो है अंटार्कटिका महासागर पे। होन्शु द्वीप जो है उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर पे। ग्रेट ब्रिटेन द्वीप जो है उत्तर अटलांटिक महासागर पे। और विक्टोरिया द्वीप जो है अंटार्कटिक महासागर पे, अंटार्कटिक महासागर में अवस्थित है। घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। पंपास जो होता है अर्जेंटीना में पाया जाता है। प्रेरी यूएसए और कनाडा दोनों जगह फैला हुआ है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपी यूरेशिया में। कैडबरी जो है न्यूजीलैंड में। और पुस्तास जो है हंगरी में है। घास के मैदान उष्णकटिबंधीय जो गर्म घास के मैदान है सवाना अफ्रीका में, ब्राजील, सवाना अफ्रीका में। कंपोस्ट जो है भी फैला हुआ है ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे 4 जगहों में फैला है कंपोस्ट। लानोस जो है वेनेजुएला और सलवास जो है अमेजन बेसिन। नेक्स्ट है वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतों में अगर हम देखा जाए सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल। देखिए वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। नाइट्रोजन 78.07% और ऑक्सीजन 20.93% और CO2 पाया था 0.3%। आर्गन 0.93%। आर्गन जो पाया था 0.93%। सबसे पहले क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। ध्रुव पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होती है। 65 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान में कमी आ जाती है। ट्रोपोस्फेयर नामक टीचरेंस डी बॉर्ड ने किया था। ट्रोपोस्फेयर का जो नामांकन है ट्रोपोस्फेयर का, उसको टीचरेंस डी बॉर्ड ने किया था। वायुमंडल घटनाएं जिसमें आंधी, तूफान, बिजली, बादल, इसी में सब होते हैं। उसके बाद से मध्यमंडल। मध्यमंडल का जो विस्तार है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इसका भी दर 50 से 80 किलोमीटर है। समताप मंडल के ठीक ऊपर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होती है। उल्का पिंड इसी मंडल के आकर नष्ट हो जाते हैं। ट्रोपोस्फेयर में इस मंडल की ऊपरी सीमा का तापमान
100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद है समताप मंडल, धातु से ऊंचाई 50 किलोमीटर, क्षोभ मंडल के ऊपर की परत है। समताप मंडल जहाँ पर तापमान स्थिर रहता है, इसलिए यह विमानों की उड़ान भरने के लिए आदर्श बनाया जाता है समताप मंडल। उसके बाद आयन मंडल। आयन मंडल की बात करें तो विस्तार लगभग 80 से 64 किलोमीटर। इस मंडल में रेडियो, टीवी, रडार, फोन संचार कीड़ों का परिवर्तन होता है। संचार उपग्रह इसी मंडल में पाया जाता है। इस मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। यह मंडल अपने परतें DEFG परतें होती है। उसके बाद से वायुमंडल, ये 640 किलोमीटर प्लस होता है। ऊपर जितना भी हो अनंत तक हाइड्रोजन हीलियम की प्रधानता होती है यहाँ पे वायुमंडल में। एक्सोस्फीयर में ओजोन परत की गैस की सांद्रता 15 से 35 किलोमीटर सर्वाधिक पाई जाती है। इसमें हल्का नीला होता है इस ओजोन गैस, या इसमें ओजोन गैस की परतें पाई जाती हैं जो पराबैंगनी कीड़ों को अवशोषित कर लेती हैं। पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। ओजोन को नष्ट करने वाली गैस CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, AC फ्रीज से निकल जाती है। मापने की इकाई, ओजोन को मापने की इकाई डॉप्सन में मापते हैं ओजोन की इकाई। समदाब रेखा आइसोबार, सागर तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा को काल्पनिक रेखाएं समदाब रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है वायुदाब। धरातल स्थल पर सागर तल से प्रति इकाई क्षेत्रफल वायुमंडल की समस्त परतों पर पड़ने वाली भार को वायुदाब कहते हैं। वायुदाब मापने की इकाई को बैरोमीटर, इसे मिली बार पास्कल में मापा जाता है। समुद्र तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई की ओर जाने पर यह घटता है। समुद्र तल पर औसत वायुदाब लगभग 1013.25 मिली बार होती है। बैरोमीटर में वायुदाब की तेजी से गिरावट तूफान का संकेत देता है। बैरोमीटर में पठन का लगातार बढ़ता या बढ़ना प्रति चक्रवात और साफ मौसम का संकेत देता है। बैरोमीटर में पठन का धीरे धीरे गिरना वर्षा का संकेत देता है। मतलब कि जो उसमें सुई होती है वो धीरे धीरे नीचे गिरता है, वर्षा का संकेत। अचानक तेजी से तूफान का संकेत देता है। और धीरे धीरे लगातार बढ़ना मतलब कि साफ और स्वच्छ मौसम होगा। नेक्स्ट है विंड, पौने। उच्च वायु दाब क्षेत्र के निगम वायु दाब क्षेत्र की ओर बढ़ती है। ठीक है, पौनों की दिशा निर्धारित करती है। पौनों की दिशाएं फेरल नियम या बॉयस बैलेट नियम पर निर्धारित होती है। फेरल नियम कहता है कि इसके अनुसार उत्तरी गोलार्ध के पौने दाहिने और जो उत्तरी गोलार्ध के पौने हैं ये दाहिने और दक्षिण गोलार्ध के पौने दक्षिण गोलार्ध में लेफ्ट की ओर मुड़ जाया करती हैं। ऐसा कोरियोरस बल के कारण होता है। यहाँ पे वैश्विक पौने हैं, ये विश्व देगी अक्षांश है जो 5 से 5, इसे डोल ड्रम पेटी कहते हैं। डोल ड्रम पेटी कहते हैं। 0 से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी। अगर बात करूं कि 0 से 5 से 30 डिग्री उत्तरी और 5 से 30 डिग्री दक्षिणी, यहाँ व्यापारिक पौने चलती हैं। ठीक है, उत्तरी में अपने बाएं तरफ घूम जाती हैं और दक्षिणी में भी अपनी बाएं तरफ उत्तरी में अपने दाहिने तरफ घूमती हैं और दक्षिणी में अपनी बाएं तरफ घूम जाती हैं। उसके बाद 23.5 डिग्री पे उत्तरी और दक्षिणी में उष्णकटिबंधीय उच्च दाब और दक्षिणी में भी आता है उष्णकटिबंधीय उच्च दाब। उसके बाद आता है 35 डिग्री से 45 डिग्री के बीच पछुआ पौने आती हैं। उत्तरी और दक्षिणी दोनों में आती हैं। 35 से 45 डिग्री के बीच पछुआ पौने आती हैं। उसके बाद 45 डिग्री पे आती हैं उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब के मैदान आते हैं। सॉरी, अधो ध्रुवीय निम्न वायु क्षेत्र आते हैं। 45 से 65 45 से 65 अधो निम्न दाब क्षेत्र आते हैं। उसके बाद से 65 से 75 के बीच में ध्रुवीय पौने आते हैं उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में भी ध्रुवीय पौने आते हैं। और 75 से ऊपर जो होता है ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र होता है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में। गर्म स्थानीय पौने, जैसे मैं कहूँ चिनूक, ये रॉकी पर्वत पे बहती है चिनूक। इसे डॉक्टरेट हवा भी कहते हैं चिनूक को, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्द का मौसम रहता है, घास जमे होते हैं तो ये गर्मी लेके आती है। तो उससे क्या होता है, घास की जो बर्फ रहती है वो पिघल जाती है और जो चरवाहे होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं। तो इसे डॉक्टरी या डॉक्टर विंड भी बोलते हैं इसे। एक बार मैंने पढ़ा था इसको। लू, लू जो चलता है प्रवाह क्षेत्र उत्तर भारत पाकिस्तान में चलता है। लू भारत और पाकिस्तान के जो क्षेत्र है, यहाँ पे थार जो क्षेत्र है वहां पे लू चलता है। गोरी जो चलता है प्रवाह क्षेत्र पूर्वी ईरान की तरफ गोरी चलता है। ब्लैक रोरल जो चलता है उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोरल चलता है। शामल ईरान में चलता है प्रवाह क्षेत्र, और ये सब गर्म हवाएं हैं। ब्रिक फिल्टर जो चलता है ऑस्ट्रेलिया में चलता है। नॉर्वेस्टर चलता है न्यूजीलैंड, इंपॉर्टेंट है नॉर्वेस्टर, एग्जाम में आता है। यामो जो है जमार पे चलता है। यामो जो है ये पूछता है कि गर्म स्थानीय पौने जो यामो जो है कहाँ चलता है, जापान में जाता है। शिमुक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अरब सागर के स्थान में शिमुक चलता है।
काराबुरान जो है मध्य एशिया में चलता है, काराबुरान मध्य एशिया में चलता है। और सांता आना, शांता आना ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सांता आना ये संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता है, ये एग्जाम में मैं 3-4 बार देख चुका हूँ। जोंडो जो है अर्जेंटीना में चलता है, जोंडो अर्जेंटीना में। ठंडे स्थानीय पवने वैसे कि ब्लिजार्ड जो है साइबेरिया क्षेत्र यूएसए और कनाडा में चलता है ब्लिजार्ड। नोट जो है यूएसए और मैक्सिको में चलता है नोट। बोरा है इटली में चलता है। पापा गोया जो है मैक्सिको में चलता है। मिस्टल जो चलता है फ्रांस और रोन घाटी में चलता है। पैम्पोरा जो है अर्जेंटीना में चलता है। जोरन जो चलता है स्विट्जरलैंड में चलता है। और बाइज बाइज जो चलता है वो कहाँ चलता है, फ्रांस में चलता है। दक्षिणी ब्रस्टर जो चलता है ऑस्ट्रेलिया में चलता है, दक्षिणी ब्रस्टर ऑस्ट्रेलिया में चलता है। नेक्स्ट चक्रवात। चक्रवात की अगर बात करें, चक्रवात साइक्लोन, यह भूमध्य रेखा पर कोरिलस बल शून्य होता है चक्रवात, और भूमध्य रेखा पर कोरिलस बल शून्य होता है। कोरिलस बल के तहत ही हर क्षेत्रों में हवा का निर्धारण होता है, कोरिलस बल के तहत ही। वह केंद्र जहां हवाएं मिलती हैं उसे चक्रवात की आंख कहा जाता है। जहां हवाएं जाके मिल जाती हैं वहां पे गोल गोल घूम जाती हैं, वह चक्रवात की आंख कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं वर्मावत और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में हवाएं वर्मावत दिशा में घूमती हैं। और जो बीच का होता है लो पॉइंट, इसे लो प्रेशर बोलते हैं, लो पॉइंट लो प्रेशर बोलते हैं। कोई बदलाव उनका शांत क्षेत्र होता है। चक्रवात में अगर गोल गोल चक्रवात घूम रहा है उसके बीच में, एकदम बीच में कोई कुछ नहीं होता, एकदम शांत रहता है, उसके बीच में कोई हवाएं नहीं या इधर उधर कोई फिसलन नहीं होता, बस उसके अगल बगल जो होती हैं वो गोल गोल हवाएं घूमती हैं। चक्रवात अनुकूल परिस्थितियां, चक्रवात की अगर बात की जाए अनुकूल परिस्थितियां में देखा जाए तो इसमें बड़े समुद्री सतह पर तापमान कहते हैं, कोरिलस बल के कारण चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ऊर्ध्वाधर हवा की गति में छोटा बदलाव होता है, पहले से मौजूद कमजोर और निम्न वायुदाब आपस में टकराते हैं तो चक्रवात की उत्पत्ति होती है। मैं कह दूं कि आपके अगर हवाएं चलती हैं कहां से, ठंड से गर्म क्यों चलती है, ठंड से जो होती हैं हवाएं गर्म क्यों चलती हैं, आपके साइड बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, अचानक से हवाएं चली किधर जाएंगी, आपके इधर गर्मी पड़ी है, निम्न दाब जिधर हो गया है उधर जो ठंड हवाएं हैं वो निम्न दाब की ओर जाएंगी, और जब ये दोनों टकराती हैं तो वहां पे चक्रवात उत्पन्न होता है। निम्न दाब लो प्रेशर और हाई प्रेशर अगर दोनों आपस में बहुत तेजी से गए और टकरा गए तो ये दोनों वहां पे चक्रवात उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होता है जिसके चारों ओर समान वायुदाब रेखाएं संकेत होती हैं, तब परिधि के बाहर की ओर उच्च वायुदाब रहता है, इसके कारण हवाएं चक्रीय गति से केंद्र की ओर चलने लगती हैं। पृथ्वी के घूर्णन कर इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में वर्मावत चक्रवात जो चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में वर्मावत चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त चलती हैं, उल्टे चलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग कहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में है, तो हमारे यहाँ जो चक्रवात आती हैं वो वर्मावत चलती हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। कभी भी आपके पास कोई वो बरेरा टाइप का उड़ता हुआ देखिएगा वो उल्टा चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्मावत चलती हैं चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में वही जाएंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी, अपने यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे जाएंगे जैसे कि मैं कहूँ उत्तरी अमेरिका जाए नीचे तो वहां पे दक्षिणावर्त चलेंगे चक्रवात। वायुदाब पेटियां देखिए, अभी ये तो हमने देखे अभी विश्वत निम्न 0 से 5 होती हैं, उसके बाद से उपोष्ण जो आपका 30 से 35 या 60-65 के बीच में होती है, उपध्रुवीय 35 से 65 के बीच में, ध्रुवीय 65 से ऊपर 70 के बीच में होती है, और ये उत्तरी गोलार्ध और निचली गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों में लागू होता है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर, ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब जो होती हैं ये 0 से 5 और उत्तरी और दक्षिणी दोनों में होता है। उत्तर निर्माण वायु के समीर या ऊष्मी प्रसार का होता है, यह क्षेत्र पवन रहित होता है, वायुमंडल स्थिति शांत होती है, इसलिए यहाँ डोलड्रम कहते हैं। यहाँ पे बहुत कम हवाएं बहती हैं, और यहाँ पे सूर्य की जो प्रकोप है बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। यहाँ के जो ये निम्न वायुदाब में जो क्षेत्र में लोग होते हैं वो पूरे ब्लैक होते हैं, बहुत ज्यादा ब्लैक मात्रा में रहेंगे। ठीक है, जितना ऊपर ध्रुवी के साइड जाएंगे, जैसे कि मैं कह दूं कि भारत के बाद चीन है, ठीक है, जितना ऊपर जाएंगे उतने गोरे लोग, और जितना इसके विषुवत रेखा के पास आएंगे उतने काले लोग आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है उपोष्ण और कटिबंधीय वायुदाब पेटी, विस्तार दोनों गोलार्धों में होता है, ये 30 से 35 के बीच में होता है, उत्तरी दक्षिण दोनों में होता है। उपोष्ण कटिबंधीय वायुदाब निर्माण होता है, और ये अक्षांश व अक्ष अश्व अक्षांश कहते हैं। अक्ष अक्षांश इसलिए कहते हैं, यहाँ पे अश्व अक्षांश रेखाएं इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे उपोष्णी जो उच्च रेखाएं होती हैं, लोग यहाँ पे अगर समुद्र के रास्ते जाते थे और यहाँ पे ये हवाएं उत्पन्न होती थी,
तो जो भारी भारी चीज होते थे उसको नदी में फेंक देते थे। तो जो पायराइट्स होते थे उनके साथ घोड़े होते थे, तो उन घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया करते थे। इसीलिए इसको अश्व अक्षांश कहलाते थे। उनका नाम दे दिया गया कि अश्व अक्षांश। तो ये कितने से 30 से 35 के बीच में उत्पन्न होता है। तो घोड़ों को नदी में फेंक दिया जाता था बचने के लिए। ऊपरी उसके बाद है ऊपरी ध्रुव या ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री उत्तर और 80 डिग्री दक्षिण। ये अत्यधिक निम्न दाब के कारण यहाँ वायुमंडल की ठंडी व भारी हवाएं स्तर पर उठती हैं, जिसके कारण उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। उसके बाद से ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में होती हैं। निर्माण पछुआ पौने और ध्रुवीय दोनों के निकट टकराने से होता है। पौनों के टकराने से वायु ऊपर उठती है, जिसमें निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। नेक्स्ट है जलमंडल। पृथ्वी सतह पर भूमिगत जल अथवा वायुमंडल पाए जाते हैं। पाए जाने वाले जल को समृद्ध किया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग मतलब 71% जलमग्न है। उसमें से भी 2% पीने योग्य और 2% है इसमें से आपका 1 जमा हुआ है। बाकी कुछ 0 में सभी लोग पानी पी रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध में समस्त क्षेत्र पर लगभग कितना है 60.7% भाग जलीय है। दक्षिणी गोलार्ध में समस्त क्षेत्रफल का उत्तरी गोलार्ध में जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे 60.7% भाग जलीय है, जलमग्न है। जबकि दक्षिण गोलार्ध में समस्त क्षेत्रफल का 80.9% भाग जलीय है। पीने योग्य जल कितना है 3%। पीने योग्य जल कितना है 3%, जिसमें से 70% से ऊपर जमा हुआ है बर्फ के रूप में। स्रोत महासागर का योगदान कितना है? अगर जल में कहें तो महासागर की 97.3%। हिम छिद्रक जो बर्फ के छिद्रक है उनका 0.02% है। भूमि का जल कितना है 0.68%। जो भूमि के अंदर जल है जिसको हम लोग पीते हैं 0.68% है। झीलों और अलवड़ीय जल कितना है? जो मीठे पानी की झीलें जमे हुई हैं कितना है 0.009% है। और स्थलीय समुद्र व नमक वाली झीलें कितनी है, नमकीन झीलें कितनी है 0.009% ये भी है। और वायुमंडल में कितना पानी है, जो हवाओं में मौजूद पानी है वो कितना है 0.0019% है, हवाओं में मौजूद पानी है। और नदियों में कितना है 0.0001%। जितनी भी नदियां आप देखते हैं उसमें से मात्र 0.0001% पानी नदियों में है। सबसे परसेंट पानी कहाँ पे है महासागर में, उसके बाद बर्फ के रूप में जमा हुआ है 2%। महासागर देखिए पहला आता है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर की बात करें तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर और गहरा महासागर प्रशांत महासागर। औसत गहराई 4280 किलोमीटर है, 4280 मीटर है। उत्तर में बेरिंग जल संधि व अंटार्कटिक महासागर है। दक्षिण में अंटार्कटिका और पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। पूर्व में उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। इसका आकार कैसा है त्रिभुजाकार आकार है। मिड पैसिफिक पठार इस महासागर में स्थित है प्रशांत महासागर में। अगर गर्त मेरियाना, केरमाइडेक, एल्यूशियन, क्यूराइल, कमचटका, जापान गर्त, अटकामा आदि सब कहाँ पे, ये सब गर्त कहाँ पे प्रशांत महासागर में। द्वीप जैसे कि जापान, फिलिपिन, न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, ब्रिटिश कोलंबिया, चिली, ये सब द्वीप कहाँ पे प्रशांत महासागर में। उसके बाद देखेंगे अटलांटिक महासागर। उत्तर में ग्रीनलैंड, अटलांटिक महासागर के उत्तर में ग्रीनलैंड और आर्कटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर के उत्तर में ग्रीनलैंड और आर्कटिक महासागर है। दक्षिण में अंटार्कटिका महासागर है। पूर्व में यूरोप और अफ्रीका है और पश्चिम में अंटार्कटिक महासागर के उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका है। आकृति इसकी अंग्रेजी वाली ऐसा आकार की है अटलांटिक महासागर की। प्रशांत महासागर कैसे थी, त्रिभुजाकार थी। क्षेत्रफल जो पूरा जो है संपूर्ण पृथ्वी का 1/6 भाग अंटार्कटिक महासागर में हुआ है। व्यापार की दृष्टि सबसे व्यस्त मार्ग है, ये सबसे व्यस्त है। उत्तरी कटक डॉल्फिन कटक कहते हैं इसे और दक्षिणी कटक को चैलेंजर कटक कहते हैं। टेलीग्राफिक पठार स्थित यहाँ पे सबसे बड़ा गर्त प्यूर्टो गर्त सबसे बड़ा गर्त है। प्यूर्टो का जो गर्त है ये अटलांटिक महासागर में ही है। द्वीप एजोर्स द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप और न्यू फाउंडलैंड द्वीप यहाँ पे कहाँ पे अटलांटिक महासागर पे। हिंद महासागर उत्तर में एशिया, दक्षिण में अटलांटिक, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। इसको अंध महासागर भी कहते हैं हिंद महासागर को। औसत गहराई 4000 मीटर की है और इसकी आकृति अंग्रेजी के एम आकार की है। प्रशांत महासागर की थी त्रिभुजाकार, अंटार्कटिक महासागर की
की एस आकार की, और हिंद महासागर की जो हमारा है, जो हमारे सामने लगता है, उसकी एम आकार की क्या करती है। एम आकार की क्यों लगता है, क्योंकि ये बीच में भारत आ जाता है, ठीक है, ऊपर जो एम बनता है उसके बीच में भारत आ जाता है, इसलिए ये एम बन जाता है। जैसे सुंडागर्थ, मॉरिशस, ओब, डाइमेंडिया और अमीराटे आदि यहाँ पे इसके गर्थ हैं। द्वीप जो है मेडागास्कर, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, अंडमान निकोबार द्वीप और डियागो और गार्शिया द्वीप इसके द्वीप हैं। अंटार्कटिक उत्तरी ध्रुव महासागर उत्तरी ध्रुव पर स्थित होती है, सबसे छोटा महासागर है, औसत गहराई 3500 मीटर है, सर्वाधिक चौड़ा मगतट है। नेक्स्ट है महाद्वीप के बारे में बात की तो एशिया, उसके बाद अफ्रीका है, एशिया आता है, अफ्रीका आता है, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एशिया में बात करें, सबसे बड़ा आंतरिक झील कैस्पियन सागर है, सबसे गहरी बैकाल झील रूस में है, सबसे बड़ा स्थल उद्देश कजाकिस्तान है, सबसे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ये एशिया जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पश्चिमी यूरोप महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आशु शब्द से, उदित सूर्य मतलब कि सूर्य का उदय। एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है एशिया। अगर बात किया जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है एशिया। सर्वाधिक वर्षा वाला मानसरोवर मेघालय भारत में होता है। अगर सर्वाधिक ऊंचाई पर खारे पानी का झील पैकोंग झील लद्दाख में है। सर्वाधिक खारे पानी का झील पैकोंग झील लद्दाख में है। पाकिस्तान नहरों का देश, बांग्लादेश नदियों का देश। अगर बात करें स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर जोड़ती है। स्वेज नहर जो होती है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। सबसे ऊंचा पठार पामेर का पठार विश्व की छत कहते हैं। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो 8,848.86 मीटर हो गई है। और सबसे घना बसा द्वीप जावा द्वीप है। सबसे लंबी नदी यांग्स जिंग में है। 3 प्रमुख द्वीप प्रायद्वीप हैं। अरब की प्रायद्वीप विश्व की सबसे बड़ा है, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चाइना प्रायद्वीप है। उसके बाद देखते हैं दक्षिण अफ्रीका, सॉरी दक्षिण अमेरिका नहीं, अफ्रीका देखते हैं। क्षेत्रफल की तरफ दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये 20.2%। यहाँ नाम बर्बर जनजाति अफरीदी के नाम से रहती है। कर्क रेखा और मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों यहाँ से गुजरती हैं। अगर बात की जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है अफ्रीका का। मिस्र यूरोप एशिया यूरोप का जंक्शन कहते हैं मिस्र को। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म स्थल है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म स्थल है। अगर बात करें कंटका का पठार सोमालिया का पठार स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी यहीं पर रहती है। और अफ्रीका के सिंह पूर्वी भाग में 4 देश हैं। एग्जाम में आता है अफ्रीका के जो सिंह है उसमें कितने देश शामिल हैं। अफ्रीका के सिंह में इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसमें 4 देश है। इसमें सोमालिया है, इथोपिया है, जिबूती और एरिट्रिया है। उसके बाद देखते हैं उत्तरी अमेरिका खोज 1492 में कोलंबस ने की थी। क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 16.22%। पनामा नहर उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। रेड इंडियन और निग्रो प्रमुख जनजाति है उत्तरी अमेरिका का। कनाडा और मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला यूएसए भुट्टे की खान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। एरी और ऑन्टेरियो झील के बीच नियाग्रा प्रवाह बनता है। ब्लू हिल पहाड़ियां यूएसए में यूकॉन का पठार और कोलोराडो का पठार स्थित है यहाँ पे। दक्षिणी अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी जो 7200 किलोमीटर है। सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है दक्षिण अमेरिका में। प्रमुख बंदरगाह रियो डी जेनेरो ब्राजील, सेंट एंटोनियो चिली और ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना और साओ लुइस ब्राजील में है। ब्राजील में कहवा के बगान को फजेंडा कहते हैं। उष्ण आर्द्र वन सेल्वास है। अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास कहते हैं। चिली अर्जेंटीना के सीमा पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओजेस डेल अल सलाडो है। ब्राजील इस महाद्वीप का क्षेत्रफल का जनसंख्या सबसे बड़ा देश है ब्राजील। अगर बात करें वोल्विया सबसे स्थल उद्देश्य है। वोल्विया सबसे बड़ा स्थल उद्देश्य कौन सा है? वोल्विया है। पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं दक्षिण अमेरिका को। सर्वाधिक काफी उत्पादन करने वाला ब्राजील है। सेंटोस बंदरगाह काफी बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। और दक्षिणी सिरी हॉर्न अंतरिप है। पेंटागोनिया का पठार गुयाना का पठार इस महाद्वीप में है। नेक्स्ट है यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल का 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप को प्रायद्वीपों का देश कहते हैं। राइन नदी सबसे व्यस्त नदी है। जैतून उत्पादक देश इटली है। जर्मन रूर कोयला उत्पादक क्षेत्रफल है। फिनलैंड देश झीलों के देश कहते हैं फिनलैंड को। गल्फ स्ट्रीम धारा को यूरोप का कंबल कहते हैं। इंग्लिश चैनल यूके और फ्रांस को अलग करती है। अगर बात करें बाल्टिक सागर की कुंजी कोपेनहेगन को कहते हैं। यूरोप खेल के मैदान को स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। यूरोप का मरीज कहते हैं तुर्कियों को।
अंटार्कटिका महाद्वीप क्षेत्रफल का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। खोज जेम्स कुक 1773 में। मुख्य भूमि की खोज बेलिंग सानिस तथा प्रथम भारतीय रामचर थे। प्रथम श्वेत महाद्वीप 98% भाग से, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप है 98% भाग से ढका हुआ है। भारत के 3 केंद्र हैं, दक्षिणी गंगोत्री 1983, अभी ये बंद है, और कार्यत जो है मैत्री 1989 और भारती 2012। अब एक तीसरा चालू किया जाता है, दक्षिणी गंगोत्री को 2.0 चालू करने, मतलब सेकंड चालू करने वाले हैं लोग। भारत का पहला अभियान डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 1981 से 82 में शुरू किया गया था और 83 में दक्षिणी गंगोत्री चालू कर दिया गया था। सबसे लंबी पर्वतमाला क्वीन मोड सर्वोच्च चोटी विनस मैसिफ है। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरेबस पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। खोज जेम्स कुक और एबल तस्मान ने नामांकन मैथ्यू फील्ड्स ने किया था। दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, मकर रेखा के मध्य से गुजरती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, छोटा नोरू है और प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि कहते हैं। न्यूजीलैंड को दक्षिण की ब्रिटेन कहते हैं। प्रसिद्ध सोने की खान कालगोरली या कुलगाड़ी कहते हैं। कालगोरली, कुलगाड़ी। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं। अल्प्स पर्वत को सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। अल्प्स पर्वत की माउंट चोटी सर्वोच्च चोटी जो है माउंट कुक है। न्यूजीलैंड में कोकाबरी और एमू नामक पक्षी पाए जाते हैं। विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य और भूभाग को अलग करती है। बेरिंग जो अलग करती है अलास्का यूएसए और रूस को अलग करती है बेरिंग जलडमरू मध्य। जिब्राल्टर अलग करती है यूरोप स्पेन में और अफ्रीका मोरक्को में। डोबर ब्रिटेन और फ्रांस को। पाक जो है भारत और पाकिस्तान को। विश्व के प्रमुख जनजाति माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में और अस्मिको जनजाति है टुंड्रा प्रदेश अलास्का ग्रीनलैंड में। किर्गिज जनजाति है किर्गिस्तान में। सेमांग जनजाति मलेशिया में। जुरू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में। हेद्दा होपी मक्यांकी अमेरिका में। याकू जनजाति टुंड्रा प्रदेश उत्तरी पूर्व साइबेरिया में। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में। अफरीदी पाकिस्तान में और मसाई जनजाति केन्या तंजानिया युगांडा में। विश्व के प्रमुख जल संधि देखिए, जल संधि और भौगोलिक क्षेत्रफल। सुंडा जल संधि जो है इंडोनेशिया में और ये जावा और हिंद महासागर को जोड़ती है। टोका जल संधि जापान में, ये पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। फोबैक्स जल संधि फोबैक्स जो है न्यूजीलैंड में है और ये तस्मान सागर और जावा सागर को जोड़ती है। विश्व के प्रमुख नहरें नाम न्यू वाटरवे, ये जर्मनी में है। न्यू वाटरवे कहाँ पे? जर्मनी में है और उत्तरी सागर और रोटरडम के बीच में स्थित है न्यू वाटरवे। सू नहर जो है यूएसए में है और ये सुपीरियर और रोन या हॉर्मुज झील को जोड़ती है। केपी नहर ये भारत में है, ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को केपी नहर जोड़ती है। पनामा नहर पनामा में है और ये कैरेबियन सागर प्रशांत महासागर को जोड़ती है। कील नहर जर्मनी में है, ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। स्वेज नहर जो है स्वेज नहर ये मिस्र में है, स्वेज नहर मिस्र में है और ये लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच है। उत्तरी सागर जर्मनी में है, ये उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम के बीच में है। मैनचेस्टर नहर ग्रेट ब्रिटेन और मैनचेस्टर लिवरपूल के बीच में है। अगर बात की जाए वोल्गा डॉन ये रूस में है और रोस्टोव और स्टालिन ग्रांड के बीच स्थित है। रोस्टोव और स्टालिन ग्रांड के बीच स्थित है। ऐसे ही साथ विश्व का भूगोल खत्म हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये शॉर्ट में रिवीजन करने के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप चाहें तो मुझे लगता है कि 1 घंटे की लमसम वीडियो बना होगा, 1 या 1.5 घंटे के बीच में, तो इसको शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।